सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि दी एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। अब टू स्टडी अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता क्या है, या फॉर दैट मैटर कोई भी कोर्ट क्या होता है एंड वाई इज इट नेसेसरी। ठीक है, तो जैसा हमें पता है हमारे देश की गवर्नेंस या हमारी किसी भी स्टेट की गवर्नेंस बेसिकली 3 विंग्स में डिवाइडेड है, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं जब से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। सो दी होल गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 विंग्स या 3 लेग्स। वन इज लेजिस्लेटिव, द अदर इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। ये कई बार हम दोहरा चुके हैं, कई बार हम जब से पढ़ रहे हैं, जब से कई बार इसको हमने रिपीट करा है, तो सबको अब तो पूरी अच्छे तरह से ध्यान होगा कि भैया हमारी जो भी गवर्नेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज लेजिस्लेटिव, एक पार्ट लेजिस्लेटिव है, एक पार्ट एग्जीक्यूटिव है और एक पार्ट है हमारी जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव जैसा आपको सबको पता है, जो कानून बनाते हैं, कानून पास करने का काम जिसका है, तो वो है लेजिस्लेटिव। क्लियर है? तो अगर हम सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल पे बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव में आएंगे हमारे लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, फिर हम अगर एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेवल पे अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्लियर है? फिर एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव वो वाली विंग है दैट डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ और फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसीज। क्लियर है? तो ये एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात करेंगे तो यूनियन लेवल पे वी हैव द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है? सिमिलरली एट द स्टेट लेवल वी हैव गवर्नर एज द हेड ऑफ द स्टेट, बट नॉट द रियल हेड, द नॉमिनल हेड गवर्नर, और फिर उनके बाद जो रियल हेड, जो डी फैक्टो हेड है, दैट इज द चीफ मिनिस्टर अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? तो ये एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव हम पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं, अब हमारी बारी है जुडिशरी पढ़ने की, बारी है हमारी जुडिशरी पढ़ने की। तो जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे तो जुडिशरी क्या है, जो कि लॉ को रिव्यू करती है। ठीक है, जो भी लॉ हम बना रहे हैं या एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस चीज को रिव्यू कौन करेगा, इस चीज को रिव्यू करेगी जुडिशरी। क्लियर है? या फिर किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये दे रखा है लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, तो भी वो कहां जा सकता है, वो जुडिशरी के पास जा सकता है। सो वी हैव 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं, हमने ये देखा कि ये दोनों कहीं ना कहीं मिक्स है, ये दोनों एक दूसरे में से निकल रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो कहां से निकलती है, वो लेजिस्लेटिव में से निकलती है। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का चुना जाता है तो वो किस में से आता है, वो लेजिस्लेटिव, लोकसभा में जो भी पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इट कैन बी फ्रॉम राज्यसभा ऑल्सो, बट एट द एंड ऑफ द डे लेजिस्लेटिव में से ही एग्जीक्यूटिव खड़ा होता है। क्लियर है बात? तो देयर इज स्लाइट इंटरडिपेंडेंस ऑन दीज, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के पार्ट पे हल्की फुल्की इंटरडिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, पूरी तरीके से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरडिपेंडेंस इन दोनों की आपस में है। क्लियर है? और ये कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि जुडिशरी का काम है लॉ को रिव्यू करना, जो भी काम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कर रही हैं वो सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए जुडिशरी का क्या था, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहली चीज क्या थी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यही चीज ध्यान रखते हुए हमारा जुडिशरी सिस्टम सेटअप किया गया है। सबसे पहला तो क्या, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, कि इनका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका कोई भी कनेक्शन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से होगा तो ये पूरी तरीके से इम्पार्शल या अनबायस नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कोई इंटरेस्ट इन दोनों पार्टीज या इन दोनों टाइप्स ऑफ विंग्स ऑफ गवर्नेंस का कोई ना कोई हिडन इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। तो टू कीप इट सेफ हमें जुडिशरी को इनको पूरी तरीके से अलग रखना था, और यही हमने करा है हमारे सिस्टम में। तो अब जो हमारा सिस्टम हमने बनाया है, इट इज मोर और लेस अ पिरामिड स्ट्रक्चर, जहां पे वी हैव सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, सबसे ऊपर अगर हमारी जुडिशरी की बात करेंगे तो वी हैव सुप्रीम कोर्ट। देन हमारे आते हैं हाई कोर्ट्स, देन आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स, ये टीयर 2 हो गया। क्लियर है? तो ये पे क्या है, हाई कोर्ट्स आते हैं जो हर स्टेट के कोर्ट है। क्लियर है? फिर फाइनली आते हैं लोअर कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह सब आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये तीसरा टीयर है। अब ये जुडिशरी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, ये तो समझ में आ गया।
लेकिन साथ ही साथ एक और वर्ड इसके एसोसिएटेड है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। क्या वर्ड है? इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड मतलब क्या है? इकट्ठा हुई, एक दूसरे से बंधी हुई। तो ये कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? तो मैंने जैसे आपको बताया, हमारा 3 टियर सिस्टम है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन लोअर कोर्ट्स और दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये तीनों जो लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं, तीनों टियर हैं, ये आपस में कड़ी से कड़ी बन के जुड़े हुए हैं, ये आपस में इंटीग्रेटेड है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने लिया है उसको अपील कर सकते हैं हम हाई कोर्ट से। क्लियर कर सकते हैं? हाई कोर्ट से मतलब हमारे किसी भी कोई भी केस चल रहा है और जो भी पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं है लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से, सो ये क्या कर सकते हैं? ये हायर कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट में जाके अपील कर सकते हैं। सिमिलरली इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये एक कनेक्शन, एक थ्रेड है, मतलब कनेक्टेड है कि यहां से सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप जाके वापस हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, और हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके भी अपील कर सकते हो। एक थ्रेड जुड़ी हुई है, तीनों कोर्ट जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड है। सिमिलरली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर बात करें, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा दैट वुड बी मान्य ऑन हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वो अपने से लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको मानना पड़ेगा। तो पावर जो है वो तो अप से डाउन चलती है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट, और जो रिक्वेस्ट है या अपील है वो वो लोअर टू अप चलती है या लोअर टू टॉप चलती है। तो अगर कोई भी अपील कोई भी डिसीजन हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया और उससे जो पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो दे कैन मूव टू दी हाई कोर्ट, एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट दे कैन मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि लॉ सबका सेम है, सेम लॉ फॉलो हो रहा है, बस वो ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाके अपील कर सकते हैं। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सेपरेट है। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से कोई लेन देन नहीं है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का हाई कोर्ट से कोई लेन देन नहीं है। क्लियर है? दे आर कनेक्टेड इन अ वे। ठीक है, एक थ्रेड है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड। तो एक तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ आवर गवर्नेंस, उससे फ्री है। देयर इज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री। एंड इंटीग्रेटेड क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सब में एक साथ जुड़े हुए हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं, कनेक्टेड है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन, अब हमने जुडिशरी समझ ली, तो अब जुडिशरी में जो सबसे ऊपर वाला कोर्ट है हमारा, उससे हम चालू कर रहे हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री। जो भी हमारे सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने पढ़ा, उसमें जो सबसे ऊपर, सबसे शिखर पर बैठा हुआ है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, इसलिए इसको एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट और दी टॉप मोस्ट कोर्ट। या जुडिशरी का अगर टॉप मोस्ट लेवल की अगर बात करेंगे तो वो कहां खत्म होती है? वो होती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सो इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई डिसीजन है, उसके लिए एक अग्रीव पार्टी को आगे अपील करनी है, तो दे कैन मूव टू दी हाई कोर्ट। सिमिलरली हाई कोर्ट के किसी डिसीजन से अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उनके पास कोई दरवाजा नहीं है खटकाने के लिए, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो मान्य रहेगा, उसको कहीं पे भी अपील नहीं किया जा सकता फर्दर। तो दिस इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहानी खत्म। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट एंड हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विद 3 टियर स्ट्रक्चर। ये मैं आपको समझा ही सकता हूं कि सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एवरी कोर्ट इज कनेक्टेड। जो टॉप टू बॉटम कनेक्शन है, तीनों 3 टियर ऑफ कोर्ट फॉलो होते हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके का सिस्टम हमारी जुडिशरी में फॉलो होता है। बस हमारे को एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में कोई रोल नहीं है। कई बार ऐसे इंस्टेंस आए हैं जहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ट्राई टू स्टेप इन द जुडिशरी, लेकिन क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उनके पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो पार्लियामेंट के ऐसे स्टेप्स को या लेजिस्लेटिव के ऐसे स्टेप को खारिज कर देती है। क्लियर है? वो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे।
अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ आर सुप्रीम कोर्ट। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पैदा कैसे हुआ, कहां से हमारे देश में हुआ। तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेटअप इन 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर आपको याद हो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जहां से सुप्रीम कोर्ट का सेटअप चालू हुआ। तो पहला सुप्रीम कोर्ट वो सेटअप इन द प्रोविंस ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा के प्रोविंस में सेटअप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद फुल पावर एंड ऑथोरिटी। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करेंगे तो एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स इट स्टार्टेड इन 1773 विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ दिस ईयर। क्लियर है? और पहला सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ। फिर आगे जाके हमने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ मुंबई और बॉम्बे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेड्रास भी चालू करा इन 1800s। क्या क्या डेट्स हैं इनकी? इन 1800 एंड 1823 रिस्पेक्टिवली। तो दो सुप्रीम कोर्ट और बनाए गए फॉर टू अदर प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंस एंड बॉम्बे प्रोविंस। क्लियर है? तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा, देन मद्रास एंड देन बॉम्बे, तीन प्रोविंशियल सुप्रीम कोर्ट हुए। लेटर ऑन 1860s में, ये यहां नहीं दे रखी, मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, 1860s में दी सुप्रीम कोर्ट पर रिप्लेस्ड बाय हाई कोर्ट विथ अदर प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट की जगह हमने हर प्रोविंसेस के हाई कोर्ट बना दिए इन 1860। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट का नाम चेंज करके हमने हाई कोर्ट कर दिया और एक आध हाई कोर्ट और सेटअप कर दिया। फिर फाइनली जाके 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू वी अडॉप्टेड फेडरल कोर्ट एज दी हेड कोर्ट। हमने एक फेडरल कोर्ट बनाया और एक प्रीवी काउंसिल बनाई जो कि सुप्रीम कोर्ट जो आज की तारीख में वैसा ही रोल प्ले करती थी इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1935। जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके साथ हमने एक फेडरल कोर्ट सेटअप कर लिया। और जो हमारे देश का अभी का सुप्रीम कोर्ट है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जब हमें आजादी मिल गई तो 28 जनवरी 1950 को हमने इसको सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया, विच इज द एपेक्स कोर्ट फॉर आवर कंट्री। तो ये हिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की कि किस किस तरीके से चालू हुआ। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कहां कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 124 टू आर्टिकल नंबर 147। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कहानी है, जितनी भी रामायण है, वो दे रखी है 124 आर्टिकल से लेके 147वें आर्टिकल तक। और ये कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? सो पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पावर क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जजेस क्या है, किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होगा, ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीजें कहां दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये दी गई है आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। सो दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है कि पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजों के बारे में। So it deals with the organization, independence, jurisdictions, power, procedure, so on of the Supreme Court. Salaries, oath, affirmation, सब कुछ इधर ही दिया हुआ है हमारे। क्लियर है? और इन प्रोविजंस में चेंज कर सकती है हमारी पार्लियामेंट विथ टाइम। ये जो पार्लियामेंट है, इनमें कोई भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस जो कि सेटअप करी गई है ओरिजिनली, जो भी स्ट्रक्चर सेटअप किया गया है, उसमें अगर कोई चेंज लाना है तो कौन ला सकता है? वो ला सकती है पार्लियामेंट। लेकिन इससे तो आप सोचोगे कि पार्लियामेंट अगर ये चेंज कर सकती है तो हम इंडिपेंडेंस की बात कैसे कर रहे हैं? हम इंडिपेंडेंस की बात कैसे कर रहे हैं? फिर तो पार्लियामेंट का रोल है, लेजिस्लेटिव का पूरा पूरा रोल है इन द जुडिशरी। तो इसका आंसर है क्योंकि इनके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जो हमारी जुडिशरी, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो जो भी चेंजेस या जो भी कानून हमारा पार्लियामेंट ला रही है उसको अप्रूव करने का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। वो चाहे तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। ऐसा कई बार हुआ है जब पार्लियामेंट हस्तक्षेप करना चाहती थी या इन्वॉल्व होना चाहती थी इन द जुडिशरी। कई बार हमारे देश में ऐसी सिचुएशन राइज हुई है, लेकिन फाइनली जाके जुडिशरी को क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना था, सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रहना था, उन्होंने ऐसे किसी भी लॉ, ऐसी किसी भी गाइडलाइन को नल एंड वॉइड घोषित करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखा है। तो जुडिशरी जो है वो आज भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। हाँ, इसमें कोई नेसेसरी चेंजेस हैं तो वो चेंजेस किस तरीके से इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं? बाय द वे ऑफ
इंट्रोडक्शन बाय दी पार्लियामेंट। ये इस तरीके से होते हैं। क्लियर है बात? सो दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, कितने लोग बैठते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जब सेटअप हुआ था ओरिजिनली ऑन 28 जनवरी 1950, तो इसमें जो जजेस थे वो फिक्स किए गए थे 8 जजेस। सबसे पहली ये जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की, सो इट वाज कन्फाइंड टू 8 जजेस विच इंक्लूडेड 1 एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 7 जजेस। तो 1 + 7 का कॉम्बिनेशन था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो वी हैव 34 जजेस विच मींस 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। सबसे एक तो मेन चीफ जस्टिस जो सारा मैनेजमेंट देखता है, सारा एलोकेशन देखता है, किसको कौन सी बेंच बनानी है, कौन से केस को कहां रेफर करना है, ये सारा काम जो करता है, एंड 33 अदर जजेस जो कि पूरा काम देखते हैं। क्लियर है बात? इन 2019 द सेंटर नोटिफाइड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 31 to 34। तो ये अगर 34 की बात करें हम तो ये कब हुआ है? तो अभी 2019 में रिसेंटली हुआ है। उससे पहले 31 जजेस हुआ करते थे। 3 जजेस इस अमेंडमेंट के बाद लाए गए हैं इन 2019। अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद 3 जजेस और जोड़े गए हैं। क्लियर है बात? सो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। बढ़े आगे, अब आते हैं भैया अपॉइंटमेंट की। होते तो हैं 34 जज आज की तारीख में, लेकिन इन 34 जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है? तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करते हैं ये भाई साहब जिनकी फोटो है यहाँ पे, रामनाथ कोविंद जी, यानी कि प्रेसिडेंट साहब। तो अभी रामनाथ कोविंद है तो अभी ये प्रेसिडेंट है तो ये अभी कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट नहीं है तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट होगा वुड टेक प्लेस वुड अपॉइंट दी जजेस। वुड अपॉइंट दी जजेस। अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। लेकिन वापस बात हो जाती है कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गई ये बात, तो नहीं है। ये सिर्फ अपॉइंट करते हैं, ये सिर्फ अनाउंस करते हैं। मेन इनको जो काम है बैक किसका है, पीछे राय कौन देता है इनको, तो वो अभी हम देख लेते हैं। क्लियर है? सो द CJI, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इफ ही डीम्स नेसेसरी। तो इनको अपॉइंट करता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन किसकी राय पे करता है? एक कोलेजियम बनाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस भी। अगर आपको प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि इनकी राय भी लेनी चाहिए तो उनका एक कोलेजियम बना के उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट साहब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। क्लियर है बात? तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट करेंगे? बाय द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द हाई कोर्ट जजेस इफ डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अपॉइंट करने का काम किसका है? अनाउंस करने का काम क्या है? घोषणा करने का काम किसका है? हमारे राष्ट्रपति का। क्लियर है? ये तो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात। अब जो दूसरे जजेस है उनको अपॉइंट कौन करता है? तो उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसकी राय पे? अब वो करते हैं CJI की राय पे। ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी राय पे ये बाकी के जजेस जो 33 लोग और थे ना, सेटअप कैसा है? 1 + 33, टोटल 34 जजेस। तो 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन 33 जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाएगा? ऑन दी एडवाइस ऑफ दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। ठीक है? तो जो भी एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे वुड बी ऑब्लिगेटरी ऑन दी प्रेसिडेंट कि इन्हीं को आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। हाँ, वार्तालाप हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो राय इन्होंने दी है उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने पड़ेंगे। क्लियर है बात? तो प्रेसिडेंट का आप देखेंगे रोल नहीं है, सिर्फ नाम करने के लिए फोटो है, क्योंकि सारा देश चलता किसके नाम पे? प्रेसिडेंट। जो भी हमारा काम होता है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो इतनी तवज्जो तो उनको देना बनती ही है। क्लियर है? बट एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी में अपॉइंटमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पार्ट का। ठीक है? टोटली इंडिपेंडेंट। ये बार बार हम क्या करते हैं? सेकंड कर रहे हैं इस बात को कि हमारी जुडिशरी जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है? ओके, क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं भैया। जज वज बनना हो किसी को तो किस तरीके से आप जज बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट का? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ही बेसिक है। सिटीजन ऑफ नागरिक होने चाहिए भारत देश के, तभी आप चीफ जस्टिस बन पाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन पाएंगे। क्लियर है?
सेकेंड, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन सक्सेशन। तो ये किसी भी हाई कोर्ट के या बहुत सारे हाई कोर्ट के इकट्ठे 5 साल इन सक्सेशन 5 साल तक के लिए जज रहने चाहिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट किसी एक स्टेट के रहे 2 साल, फिर हाई कोर्ट दूसरी स्टेट के रहे 2 साल, फिर तीसरी स्टेट के हाई कोर्ट रहे 1 साल, तो 5 साल का इन्होंने पीरियड कर लिया। या तो एक ही हाई कोर्ट के रहे या मल्टीपल हाई कोर्ट के भी रह सकते हैं, मल्टीपल स्टेट हाई कोर्ट के भी रह सकते हैं, बट इन सक्सेशन ही हैज टू सर्व 5 years एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर है? एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर ही शी कुड बी अ जज, कुड बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years। सिमिलरली किसी हाई कोर्ट के वो 10 साल तक एडवोकेट रहे हो, लॉयर रहे हो, या फिर मल्टीपल हाई कोर्ट्स के 10 साल तक इन सक्सेशन लॉयर रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तीसरा, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की नजर में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कौन है? जो कि लॉ का एक्सपर्ट है, लॉ की एक्सपर्टीज है जिसके पास। क्लियर है? उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। फिर आता है कि इसकी एज क्या है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ जज। कोई भी मिनिमम एज नहीं है, यहां पे उल्टा है, मैक्सिमम एज है कि द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन स्टे एट द ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65। तो जब तक 65 साल तक है तब तक आप सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकते हैं। तो मैक्सिमम एज है, यू कैन बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज 65 years, बट देयर इज नो मिनिमम एज टू इट। न्यूनतम एज नहीं है कि इतने साल के आप होने चाहिए तभी आप जज बन पाओगे। जैसे हमने देखा था लोकसभा का, अगर आपको मेंबर बनना है तो कितने साल होना चाहिए? मिनिमम 25 साल होना चाहिए। तो ऐसा मिनिमम वाला लफड़ा यहां पे नहीं है। फिर आते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। तो ओथ एंड अफर्मेशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज किसके सामने लेंगे? इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? इनको अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। तो ये ओथ भी किसके सामने लेंगे? ये हमारे राष्ट्रपति के सामने ही ओथ लेंगे, या फिर राष्ट्रपति ने किसी और इंसान को उपलब्ध कराया है, अपॉइंट किया है इन हिज एब्सेंस टू कैरी ऑन विद दिस ओथ, तो उनके सामने भी ले सकते हैं। ओथ है तो टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फेयर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। तो यही मेन सिंपल सोबर सी एक ओथ है जो हर कोई लेता है करीब करीब सिमिलर सी। यही ओथ हमारे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी लेते हैं। ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, पर मेन 2-3 पॉइंट आपके दिमाग में होते हैं, वही के वही इधर लेने हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रखनी है, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी हमें मेंटेन करनी है। ठीक है, फिर आते हैं हम बात रिमूवल पे। कब कब हमारा जो जज है सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन वेकेट हो जाएगी या इनको किस किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो पहली कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, he holds the office until the age of 65 years. Oh, he holds the office till the age of 65 years. जैसे ही ये 65 साल के होंगे इनको ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला खाली कब होगा ऑफिस? जब ये 65 साल की एज अटेन कर लेंगे। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात है। क्लियर है? अगर इनको रिजाइन करना है तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। अगर ये रिजाइन करना चाहते हैं तो किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को। इन्होंने अपॉइंट किया था, किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था। तो रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट को ही देंगे। तीसरा, अच्छा रिजाइन है। तीसरा यह है कि पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे भी इनको हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट या रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस या रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की अगर बात करेंगे तो पार्लियामेंट के कहने पे भी इनको हटाया जाता है। पार्लियामेंट में अगर एक मोशन पास हो जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे किस तरीके का मोशन है, तो भी जज को हटाया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। मोशन पास होगा पहले दोनों हाउस से विद स्पेशल मेजोरिटी और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब इनको हटाएंगे। वो भी प्रोसीजर हम पूरा देख लेंगे। क्लियर है? ये आ गया हमारा रिमूवल का प्रोसेस। सो द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं तो जज को हटाया जा सकता है, लेकिन इनका ऑर्डर कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो हम देख लेते हैं। तो क्या कंडीशन है उनकी? सबसे पहला एक मोशन पास होगा, इट हैज टू बी एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट, साइंड बाय 50 राज्यसभा मेंबर और 100 लोकसभा मेंबर
डिलीवर्ड टू द स्पीकर और टू द चेयरमैन ऑफ द हाउस। तो इनका एक मोशन पास कर सकते हैं हम, किसी भी हाउस में अराइज हो सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। अगर राज्यसभा में होता है तो 50 लोग कम से कम इसको सपोर्ट करने चाहिए, और अगर लोकसभा में होता है तो कम से कम 100 लोग इसको सपोर्ट करने चाहिए। ऐसा मोशन ये एड्रेस करेंगे टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेजेंट करेंगे हमारे स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, राज्यसभा है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गया। ठीक है, अगर स्पीकर इस मोशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं तो ये इसको ट्रांसफर करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय द कमिटी ऑफ 3। 3 लोगों की कमिटी इस मोशन को जज करती है, एनालाइज करती है। उसमें कौन आते हैं 3 लोग? तो 3 लोग हैं, 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 1 डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी एक्सपर्ट ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर ये तय करते हैं कि ये जो भी इन पे एक्यूजिशन लगे हैं ये सही है या गलत है, या इस मोशन को हमें आगे ले जाना चाहिए या यहीं रोक के वापस रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर ये कमिटी ऑफ 3 इसको अप्रूव कर देती है तो ये जाता है फिर सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में। कहा जाता है? पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। और लोकसभा और राज्यसभा में इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है। किस मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास होना पड़ता है। ठीक है, और वहां पे अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है देन फाइनली जाके प्रेसिडेंट साहब को ऑर्डर करना पड़ता है द रिमूवल ऑफ द जज, और फिर हमारे जज रिमूव हो सकते हैं। तो इतना टफ प्रोसेस है क्योंकि जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंट है और इनका लेन देन इतना इजीली नहीं है कि एग्जीक्यूटिव इतनी इजीली इन्वॉल्व हो जाए या लेजिस्लेटिव इतनी इजीली इन्वॉल्व हो जाए। इसलिए इस प्रोसीजर को इतना टफ रखा गया है कि इतना इजीली आप ब्रेकआउट करके आप किसी जज को या चीफ जस्टिस को हटा नहीं सकते। जैसा मैंने आपको बताया, द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। सबसे पहला ये मैं आपको बता चुका हूं, इस पर स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। मेजोरिटी वाला चैप्टर मेरा जाके देख लेना, कौन सी होती है स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, टोटल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ये सब हम डिटेल में कर चुके हैं, वो आप जाके देख लेना। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं, या आप जाके टाइप्स ऑफ मेजोरिटी मेरा लेक्चर देख लीजिए, वहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो इफ इट पासेस बाय द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये स्पेशल मेजोरिटी है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 लोग भी, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 लोग भी इस एड्रेस के फेवर में वोट करने चाहिए। अगर ये फेवर में वोट हो जाता है, ये जो इंपीचमेंट का मोशन है ये पास हो जाता है बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो फिर प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर करेंगे कि इन जज साहब को हटाया जाए और फाइनली वो जज साहब हट जाएंगे। हालांकि आज तक ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है जहां पे कोई भी जज को हटाया गया हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीचमेंट किया हो या रिमूवल किया हो। प्रोसीडिंग जरूर चालू हुई थी लेकिन उसको लोकसभा में टेक डाउन कर दिया गया था, लोकसभा से वो मोशन पास नहीं हो पाया था। क्लियर है? 2 एरियाज है जिसके होने पर ही जज साहब को हटाया जा सकता है। एक तो इनकैपेसिटी, वो इनकेपेबल हो तो उनका इंपीचमेंट हो सकता है। दूसरा मिसबिहेवियर, उन्होंने किसी प्रकार का करा हो, प्रूवन मिसबिहेवियर हो तो उनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज कोई ग्राउंड्स नहीं है जिनके बेसिस पे हमारे जज साहब या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को हटाया जा सकता है। क्लियर है? थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, आवाज थोड़ी सी अजीब लगेगी, डोंट वरी। ठीक है, सो नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज एवर बीन इम्पीच्ड सो फार। आज तक नहीं हुआ है। एक केस में प्रोसीडिंग चली थी, वी रामास्वामी जूरिस्ट थे, जज थे जिनके प्रति ये प्रोसीडिंग चली थी, लेकिन इनको भी लोकसभा में जब ये मोशन आया तो लोकसभा से पास नहीं हुआ और ये वापस रिजेक्ट हो गया। कोई भी इंपीचमेंट नहीं हुआ, वॉज टेकन डाउन इन लोकसभा। सो आज यही तक करते हैं। आज के चैप्टर में थोड़ी तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वील कंटिन्यू विद दिस पार्ट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।